अर्थवर्म पे हमने जो चर्चा की थी वो अर्थवर्म पे चर्चा का जो विषय था। तो हम अर्थवर्म के आगे का बताते हैं। तो कल हमने आपको इंटेस्टाइन बताया था और हमने कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। अर्थवर्म में हमने कुछ खंड बताए थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खंड कौन से हमने आपको बताए थे? तो हमने एक खंड आपको बताया था, ये वाला प्री टिफ्लोसोलर रीजन। हमने कहा था जो प्री टिफ्लोसोलर रीजन होता है वो 15वें से लेकर 26वें खंड तक, टिफ्लोसोलर रीजन जो होता है 27वें से लेकर 77 खंड तक, और पोस्ट टिफ्लोसोलर जो रीजन होता है 78 से लेकर 100 यानी 78 टू 100 जो सेगमेंट्स होता है वहां तक पाया जाता है। फिर हमने ये एक स्टार वाला आपको बताया था कि यहाँ क्या महत्वपूर्ण है। तो हमने कहा था इंटेस्ट जो इंटेस्टाइनल जो सीकी होती है कम्स आउट, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। इंटेस्टाइनल सीकी कहाँ से निकलती है? तो 26वें खंड से निकलती है। कहाँ? 26वें से। और ये उल्टा चलती है वो अपोजिट आगे की ओर, और ये 23वें खंड तक चलती है। अब हम चलते हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो विभिन्न प्रकार के जूस का स्रावण करती हैं। तो जब जूस का स्रावण करती हैं तो इसका मतलब उसमें जूस निकल रहा है, तो कई सारी मतलब इसमें पाचन क्रियाएं होंगी। ये इसका चित्र है, इसका हमने जो चित्र बनाया है, तो ये माउथ है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये माउथ है, माउथ के बाद ये बकल कैविटी है, ये ओइसोफेगस है, ये गिजार्ड है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई मस्कुलर होता है। गिजार्ड इसका कैसा होता है? तो हाई मस्कुलर होता है, अर्थात इसके गिजार्ड में बहुत ज़्यादा मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है। दूसरा, ये इसका स्टोमच है। ये वाला भाग कौन सा है? तो ये स्टोमच पार्ट है। तथा ये प्री टिफ्लोसोलर रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये प्री टिफ्लोसोलर रीजन है। और देखिए इंटेस्टाइनल सीकी, इंटेस्टाइनल जो सीकी होती है, तो खंड चूंकि देखिए ये निकल रहा है 26वें खंड से और कहाँ तक जाता है? 23वें खंड तक जाता है। मतलब मान लेते हैं ये 23वां खंड है और ये 26वां खंड है, तो 26 खंड से निकलती है और ऊपर की ओर चलती है, इसीलिए लिखा है 26 टू 23। 26 से निकलती है और कहाँ तक जाती है? 23 खंड के तक ये वापस जाती है, तो इंटेस्टाइनल सीकी है। इसके अलावा ये इसमें लिम्फ ग्लैंड पाई जा रही हैं। ये कौन सी ग्रंथियां हैं? तो ये इसमें प्रायः लिम्फ ग्लैंड देखने को मिलती हैं। कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? लिम्फ। दूसरा, आप अगर हिस्टोलॉजी बात करें, हिस्टोलॉजी का मतलब उसका जो ऊतकी संरचना है उसकी बात करें, तो हिस्टोलॉजी आप एलिमेंट्री कैनाल, उसके ऊतकी संरचना की अगर बात करें तो ऊतकी संरचना में क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिएगा, जब हम इसको काट कर देखते हैं तो पहले आता है सीलोमिक एपिथीलियम। जब इसका हम सेक्शन काटते हैं एलिमेंट्री कैनाल का, मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके जब सेक्शन काटेंगे तो ऐसे सेक्शन में हमें क्या दिखाई देगा? तो पहले दिखाई देता है सीलोमिक एपिथीलियम, फिर उसके नीचे लंबी लंबी मसल्स दिखाई देती है जिसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोलते हैं, जो कि आउटर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। फिर उसके बाद गोल संरचना में ये जैसे दिखाई दे रहा है वायलेट कलर से, तो ये सर्कुलर मसल्स हैं। सर्कुलर मसल कैसी होती हैं? इसके अंदर पाई जाती हैं। और बीच में लूमेन होता है, बीच में खाली स्थान होता है, तो लूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या है? लूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। दूसरा, इसके बाद ये वाली लेयर कौन होती है? तो इंटेस्टाइनल एपिथीलियम होती है, ये वाली लेयर इंटेस्टाइनल। और इसके अंदर जो मतलब लूमेन होता है, लूमेन के ऊपर जो आवरण होता है वो क्यूटिकल को होता है। तो ये संरचनाएं इसमें दिखाई देती हैं। तो प्राय यहाँ से इतना गहरा क्वेश्चन या यहाँ से फिलहाल क्वेश्चन नहीं बने हैं, मगर न्यू जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हो सकता है। यहाँ से पूछ दे कि इसमें मसल्स प्राय एलिमेंट्री कैनाल में मुख्यतः मसल्स कौन सी होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। पहली वाली जो हमारी मसल्स थी या पहले नंबर की जो मसल्स है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोलते हैं। जो दूसरी मसल्स है जो कि गोला लिए है तो सर्कुलर मसल्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, डाइजेशन कैसे होता है? मेनली टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। इनमें जो पाचन होता है, हम बात कर रहे हैं पाचन की, तो इनमें जो पाचन होता है तो वो पाचन कहाँ होता है? तो वो पाचन मोस्टली टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन, आंत में होता है। डाइजेस्टिव जूस हैविंग प्रोटीन प्रोटियोलाइटिक, उसमें प्रोटियोलाइटिक और एमाइलोलाइटिक और लिपोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन को पचाने वाले, स्टार्च को पचाने वाले, लिपिड को पचाने वाले आदि एंजाइम देखने को मिलते हैं।
हम आपसे फिर बता दें कि जो आपको डाटा दिया जा रहा है डॉक्टर नोट से, वो डाटा सिर्फ एग्जाम के बेस्ड पर तैयार किया गया है। इसमें कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो बहुत भारी हो या आपकी जरूरत के विपरीत हो। चूंकि केचुआ जो आप इंटरमीडिएट में देखे होंगे तो लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं 3 दिन पढ़ाने में, तो वो उस बेस पर पढ़ाया जाता है कि लिखित परीक्षा में, मतलब जो आपको थ्योरी, यहाँ क्या है कि उसका मटेरियल है वो जो खींचा गया है, सकिंग किया गया है, और इसमें सिर्फ हम आपको वही डाटा देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से 110% इंपॉर्टेंट हो। हम इसमें कोई भी ऐसा डाटा नहीं देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। दूसरा, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, अर्थात अवशोषण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवशोषण की। तो अवशोषण आप न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन टिफ्लोसॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपकी रीढ़ की हड्डी बनेगा। अर्थात टिफ्लोसॉल, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सा एरिया है केचुए में जो भोजन का अवशोषण करता है, वो टिफ्लोसॉल है। प्रेजेंट इन टिफ्लोसोलर रीजन इन इंटेस्टाइन, जो टिफ्लोसॉल होता है यही भोजन को खींचता है या अवशोषित करता है, और ये किस रीजन में पाया जाता है? तो ये टिफ्लोसोलर रीजन में हमें देखने को मिलता है। किस रीजन में देखने को मिलता है? तो टिफ्लोसोलर रीजन में ये हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब आता है रेस्पिरेशन। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट नोट करिएगा। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? श्वसन से है। अच्छा, आपको अगर ये चीजें हम पूरी लिख कर बताएं तो एग्जाम भी हो जाएगा, और लास्ट में देखा होगा जो कोचिंग संस्थान है, आप ऑनलाइन ज्वाइन करिए या मतलब ऑफलाइन, तो देखिएगा एग्जाम तक वो कम से कम पूरी 10-10, 20-20 यूनिट पूरे पूरे पेपर ही खत्म छोड़ देते हैं, या फिर वो लपेट देते हैं। तो यहाँ हम लपेटना वाले काम नहीं है, हम आपको ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चयन देंगे, ये हमारा वादा है, बस आप हमारे साथ बने रखिए। तो श्वसन, तो क्यूटेनियस स्किन, ध्यान रखें कहाँ किससे होता है? क्यूटेन से, यानी इसकी स्किन से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन किससे होता है? तो रेस्पिरेशन प्रायः स्किन से होता है। किससे होता है? स्किन से। श्वसन जो होता है स्किन से। थ्रू मॉइस्ट स्किन, जब इसकी स्किन मॉइस्ट हो, मॉइस्ट का मतलब क्या हो? गीली हो, या मतलब उस पर मतलब गीलापन हो, तो उस कंडीशंस में ये त्वचा से रेस्पिरेशन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है केचुए में रेस्पिरेशन किससे होता है? तो थ्रू स्किन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड एलिमिनेशन ऑफ CO2, ये O2 और CO2 का आदान प्रदान अपनी स्किन के द्वारा ही करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? क्लोज टाइप का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें जो बोल सकते हैं सर्कुलेशन होता है तो क्लोज टाइप का होता है, यानी इसमें बंद प्रकार का हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बंद प्रकार का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरा, ये क्वेश्चन बना था, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अभी टीजीटी पीजी पर, हीमोग्लोबिन जो होती है डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है, जैसे हम लोगों में क्या होती है, जो हम लोगों में हीमोग्लोबिन होती है वो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाई जाती है या लाल रुधिर कणिकाओं में देखने को मिलती है। हो सकता है हमारा पिक्चर अच्छा ना आ रहा हो, क्योंकि कमरे में रोशनी बहुत कम है, तो पिक्चर हो सकता है धुंधला आ रहा हो, मगर यहाँ मैटर की बात है, चीज़ें सुधार हो रही हैं लगातार। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, किसमें डिजॉल्व रहता है? ब्लड प्लाज्मा में। लाइक इराइथ्रोसाइटिक, ध्यान रखिएगा, और इसमें आरबीसी का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, इनमें जो हीमोग्लोबिन होता है, तो पूछता है कि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में किसमें घुला रहता है? इनलेट्स में। कौन से? अर्थवर्म में, चूंकि अर्थवर्म सिलेबस में है। दूसरा, ब्लड वेसल्स हैज 3 ग्रुप्स, इनमें जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उनके मुख्यतः 3 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स,
लेटरल ब्लड वेसल्स और स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो इस तरह हमें कितने प्रकार के मीन्स इसमें ग्रुप देखने को मिले, तो हमें यहाँ 3 प्रकार के ग्रुप प्राय देखने को मिले। कौन कौन सा मिला? लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, लेटरल ब्लड वेसल्स और स्मॉल, यानी लंबवत, लेटरल और स्मॉल छोटी ब्लड वेसल्स, 3 ग्रुप हमें ब्लड वेसल्स के देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। लॉन्गिट्यूडनल जो ब्लड वेसल्स होती है, ध्यान रखिएगा, यहां हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स की। लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स में भी कई भाग हैं। डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स और सुप्रा ओशोफेरेंजियल ब्लड वेसल्स। तो जो लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें कई भाग होते हैं। डॉर्सल ब्लड वेसल्स लॉन्गिट्यूडनल पाई जाती हैं, वेंट्रल पाई जाती हैं, सब न्यूरल पाई जाती हैं और सुप्रा ओशोफेरेंजियल ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ कुछ आपको चीजें दिखाई देंगी, तो ध्यान से देखिएगा। ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, सुप्रा न्यूरल ब्लड वेसल्स है और सुप्रा ओशोफेगस ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ जो डॉर्सल ब्लड वेसल्स होती है तो ब्लड फ्लो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, ध्यान रखिएगा, पीछे से आगे की ओर ब्लड बहता है। मान लेते हैं ये केचुआ है, ये तो ये इसका माउथ है, तो इसमें ब्लड कहाँ बहता है? पीछे से आगे की ओर ब्लड बहता है। और वेंट्रल ब्लड वेसल्स में क्या होता है? फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। इसमें वेंट्रल ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसा बहता है? यानी सर की तरफ से टेल की ओर बहता है। सब न्यूरल में कैसा ब्लड वेसल्स बहता है? तो सब न्यूरल में भी आगे से पीछे की ओर बहता है। सुप्रा ओशोफेगस में कैसा बहता है? आगे से पीछे की ओर बहता है। तो पूछ सकता है वो कौन सी ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड बैकवर्ड यानी पीछे से आगे की ओर बहता है? तो टिक करना है डॉर्सल ब्लड वेसल्स को। किसको टिक करना है? डॉर्सल ब्लड वेसल्स को आपको टिक करना है। ध्यान रखिएगा, ये हमने लिखते चलिएगा। फंक्शन क्या होता है डॉर्सल ब्लड वेसल्स का? तो डिस्ट्रीब्यूटिंग टू, पहले खंड से 13वें खंड तक सेगमेंट, कलेक्टिंग बिहाइंड थर्ड टू लास्ट। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है पहले से 13वें सेगमेंट में और कलेक्ट करता है थर्ड से लास्ट तक का ब्लड को। और वेंट्रल ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है? मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स है। इसका मुख्य कार्य है कि ये मुख्य डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स है। और सुप्रा जो न्यूरल ब्लड वेसल्स है वो कलेक्टिंग का काम करती है, यानी जो ब्लड है उसको अपने अंदर संचित करती है। सुप्रा जो ओशोफेगस है ये भी कलेक्ट करती है, ब्लड को अपने अंदर कलेक्ट करने का कार्य करती है। ये कैसी होती है डॉर्सल वाली? तो थिक वाल्ड विथ वाल्व, देखना ये थिक वाल्व होती, मोटी होती है और इसमें वाल्व उपस्थित। वाल्व का मतलब समझ रहा है? बीच में इस तरह वाल्व, यानी आगे जाने से रोकना। थिन वाल्ड ये पतली वाल्व वाली होती, मगर इसमें वाल्व नहीं होते हैं। अर्थात वाल्व को मतलब समझ गए, दीवाल या बोल सकते हैं कपाट। कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजे। तो नहीं पाए जाते हैं। ये भी पतली वाली होती है मगर इनमें भी वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते हैं। ये भी पतली होती है, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते। तो पूछ सकता है वो केचुए में कौन सी ब्लड वेसल्स है जिसमें कपाट या वाल्व उपस्थित रहते हैं? तो आप इसको टिक करेंगे। किसको? डॉर्सल ब्लड वेसल्स को। ध्यान रखिएगा, किसको टिक करेंगे? डॉर्सल ब्लड वेसल्स को। और बिना वाल्व वाली कौन सी है? तो देखिए यहाँ चारों ऑप्शन दिए, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स और सुप्रा न्यूरल ब्लड वेसल्स, सुप्रा ओशोफेगस। अब इसमें पूछ देगा इनमें से वाल्व किस में पाया जाता है? तो डॉर्सल में वाल्व पाया जाता है। इनमें आपसे एक और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछ सकता है वो कौन सी है जो बैकवर्ड से ब्लड को फॉरवर्ड करती है, पीछे से आगे लाती है? तो यही है, बकाया सब आगे से पीछे ले जाती है। तो यहाँ एक चीज देखने को आपको मिली। दूसरा, ये इसकी पोजीशन क्या होती है? तो पहले खंड से लास्ट तक होती है। और इसकी पोजीशन क्या होती है? दूसरे खंड से लास्ट तक होती है। और इसकी कंडीशन क्या होती है? पोस्टीरियर एंड टू 13 सेगमेंट, पीछे से 13वें खंड तक होती है। और ये 9वें से लेकर 13वें सेगमेंट एबव द स्टोमक, पेट के आगे तक होता है। तो ये थी लेटरल ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। अभी वो कौन सी बात कर रहे थे? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में पूरा जो इतिहास बताया गया लॉन्गिट्यूडनल। अब आता है लेटरल का। लेटरल ब्लड वेसल वो क्या होती है? ये पहले खंड से 13वें खंड तक होती है।
कहाँ होती है? पहले खंड से 13वें खंड तक होती है। इसके भी कई भाग हैं। लेटरल हार्ट, इसमें क्या पाया जाता है? लेटरल हार्ट पाया जाता है। लेटरल साइड पे हृदय पाया जाता है। वन पेयर ईच सेगमेंट, प्रत्येक खंड में एक होता है, यानी लेटरल जो हार्ट होता है प्रत्येक खंड में एक जोड़ी होता है, 7वें और 9वें में। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक खंड में एक होता है। और किस किस खंड में होता है? 7वें और 9वें खंड में एक एक होता है। ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल ब्लड वेसल्स। इसका कार्य क्या है कि ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करता है? तो ट्रांसफर फ्रॉम डॉर्सल से वेंट्रल की ओर ये भेजता है। ब्लड को कहाँ भेजता है? मान लो ये डॉर्सल साइड से कहाँ जा रहा है? वेंट्रल साइड। फिर आता है बी नंबर पे लेटरल ओसोफेजियल हार्ट। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या आ गया? लेटरल ओसोफेजियल हार्ट। तो इसी का है लेटरल ब्लड वेसल्स का। तो ये 12th एंड 13 सेगमेंट, 12वें और 13वें खंड में। देखिए पहले से 13 था, पहले से ही क्या था? 13 था। तो लेटरल में कौन सा पाया जा रहा है? 7वें और 9वें की बात कर रहे हैं। या हम किसकी खंड की बात कर रहे हैं? 12वें और 13वें खंड की। फ्रॉम डॉर्सल ब्लड, डॉर्सल साइड का जो ब्लड होता है, वेसल्स एंड सुप्रोओसोफेजियल ब्लड वेसल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू वेंट्रल ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है? वेंट्रल साइड को ब्लड वेसल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है। 5 पेयर हार्ट प्रेजेंट इन अर्थवर्म। ये चूंकि क्वेश्चन यहाँ से किताब से नहीं लिया गया है, ये पूर्व परीक्षाओं में क्वेश्चन बना है और उसका आंसर दिया था 5 पेयर हार्ट प्रेजेंट इन अर्थवर्म। तो इसलिए इसको स्टार लगा के लिख दिया गया। वहां क्या दिया कोई मतलब नहीं, ये चूंकि पूर्व परीक्षाओं में क्वेश्चन बना है और आयोग ने 5 पेयर हार्ट माना था, तो इसीलिए हमने इसको अलग से स्टार बना के लिख दिया है। आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताते हैं। तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स है, और डॉर्सल ब्लड वेसल से लेटरल हार्ट में ब्लड जाता है और ये 7वें और 9वें खंड में जाता है। यहीं से ब्लड लेटरल उसोफेगस हार्ट में जाता है 12वें और 13वें खंड में। यहाँ से जो ब्लड होता है वो आपस में मिलता है और वेंट्रल ब्लड वेसल्स में जाता है। वेंट्रल ब्लड वेसल से कहाँ जाता है? तो वेंट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर डॉर्सल इंटेस्टाइन पार्ट में जाता है। कहाँ जाता है? डॉर्सल इंटेस्टाइन पार्ट में। और ये 13वें से लास्ट तक जाता है और फिर डॉर्सल ब्लड वेसल्स में जाता है। यहीं से फेरिंग्स में जाता है, फिर लेटरल ईसोफेगस, फिर एंटेरियर लूप आदि में जाता है। तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जो हमने आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाई वो उतना ही महत्वपूर्ण है, मगर कहाँ से कहाँ जाता है ज़्यादा इस पे हम ध्यान देंगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी फाउंड इन वेंट्रल ब्लड वेसल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पूछ देता है कि केचुए में जो मैक्सिमम जो ब्लड होता है, मैक्सिमम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो वेंट्रल ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब हुआ उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र किसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ करता है? गंदे पदार्थ, तो नेफ्रीडिया के द्वारा करता है। किसके द्वारा? नेफ्रीडिया के द्वारा करता है। जो ये मुख्य उत्सर्जन करता है नेफ्रीडिया के द्वारा। ऑन स्ट्रक्चरल टाइप में कितने होते हैं? 3 प्रकार के, सेप्टल, इंटुगमेंट्री और फेरेंजियल। कितने प्रकार के नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं? सेप्टल, इंटुगमेंट्री और फेरेंजियल। ध्यान रखिए कि 3 प्रकार के नेफ्रीडिया संरचना के आधार पर बांटे गए हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बेस पर। ध्यान रखिएगा संरचना के बेस पर 3 भागों में बांटे गए, मगर अगर फिजियोलॉजिकल बेस पर देखें तो 2 भागों में बांटे गए हैं, एक्सोनेफ्रिक और इंटेरोनेफ्रिक। एक्सोनेफ्रिक कौन सा होता है? इंटुगमेंट्री होता है। और जो इंटेरोनेफ्रिक जो होता है वो सेप्टल एंड फेरेंजियल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि एक्सोनेफ्रिक इसमें से कौन है? तो इंटुगमेंट्री का वो टिक करना है। अगर पूछ दे इंटेरोनेफ्रिक कौन है, तो सेप्टल और फेरेंजियल को इंटेरोनेफ्रिक के अंतर्गत रखते हैं। किसको? सेप्टल और फेरेंजियल को किसके अंतर्गत रखते हैं? सेप्टल और फेरेंजियल। सेप्टल और फेरेंजियल इन दोनों को एन बनाए, फेरेंजियल, इन दोनों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो इंटेरोनेफ्रिक के अंतर्गत रखते हैं। और
एक्सोनेफ्री के अंतर्गत किसको रखते हैं, तो इंटुगमेंट्री को इसके अंतर्गत रखते हैं। आपको फिर मैं बता दूं कि जो डाटा दिया जा रहा है सिर्फ इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, रायता नहीं बढ़ाया जा रहा है। रायता का मतलब समझ रहे हो, रायता को कैसे बढ़ाया जाता है, जब रायता बनता है मान लेते हैं घट रहा है तो पानी उसमें डालते जाते हैं डालते जाते हैं, मट्ठा बढ़ाना जिसे कहते हैं। तो जो लोग मथते हैं ना मट्ठा, भाई अब पाउच वाला आप खा रहे हैं तो नहीं बता रहे हैं, वैसे जो घरों में बनता है मट्ठा, तो जमा के जब उसका वो निकालते हैं मलाई, तो उसके बाद उसमें क्या होता है मट्ठे में कि मान लेते हैं मट्ठा कम पड़ रहा है तो उसमें थोड़ा और पानी, तो वो वाला यहाँ स्थित नहीं है। आप तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड, ये मतलब मथ कर टॉपिक निकाले गए हैं या पॉइंट निकाले गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते चल रहे हैं। अच्छा, तो आप समझ लीजिएगा नेफ्रीडिया बता दिया। अब इसमें से 3 प्रकार के नेफ्रीडिया स्ट्रक्चर में पढ़े थे। पहले आता है सेप्टल नेफ्रीडिया। तो यहाँ हम देखते हैं नंबर एंड, ध्यान रखिएगा, नंबर एंड पोजीशन। क्या देखते हैं, नंबर एंड पोजीशन। नंबर और पोजीशन क्या है, प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। जो ये नेफ्रीडिया होते हैं, नो लिखा है, नो को नंबर कर लीजिएगा, नंबर एंड पोजीशन लिखा है, वो ये नो हमने बनाया था तो उस समय 60 में लिखने के चक्कर में। तो नंबर एंड पोजीशन का मतलब हुआ कि ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं। कहाँ, 14वें से लेकर आखिरी तक, 14वें खंड से आखिरी खंड तक प्रत्येक खंड में सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ पाए जाते हैं, तो 14 यानी 14वें खंड से आखिरी खंड तक देखने को मिलते हैं। ईच सेगमेंट, प्रत्येक खंड में, विथ 4 ग्रुप, प्रत्येक खंड में इनके कितने ग्रुप पाए जाते हैं, तो 4 ग्रुप देखने को मिलते हैं। टोटल कितने पाए जाते हैं नेफ्रीडिया, तो 80 से लेकर 85 नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया। पूछ सकते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया कितने पाए जाते हैं, तो सेप्टल नेफ्रीडिया की संख्या 80 से लेकर 85 होती है, और 14वें से लेकर लास्ट खंड तक चलता है, और प्रत्येक खंड में संख्या इनकी 4 होती है, ये ध्यान रखिएगा। फारेंजियल नेफ्रीडिया की बात करते हैं, कौन से नेफ्रीडिया की, तो ये आया हमारा फारेंजियल, सही कर लीजिएगा, ये वही बना है, फारेंजियल होगा। जियल नेफ्रीडिया, फारेंजियल नेफ्रीडिया क्या होता है, स्पेलिंग गड़बड़ है, नेफ्रीडिया। तो फारेंजियल नेफ्रीडिया क्या होता है, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक पेयर मतलब प्रत्येक खंड में कितने पाई जाती हैं, 1 पेयर पाई जाती हैं। और कौन कौन से खंड में पाई जाती हैं, चौथे, पांचवें और छठे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया फाउंड इन, तो आपको आंसर करना है चौथवें और मतलब 4th, 5th और किस में पाए जाते हैं, 6th खंड में, चौथे, पांचवें और छठे खंड में देखने को मिलते हैं। सिमिलर टू द सेप्टल, ये सेप्टल नेफ्रीडिया के समान होते हैं, बट नेफ्रोस्टोम एब्सेंट, इनमें नेफ्रोस्टोम एब्सेंट होते हैं। पूछ सकता है कौन से नेफ्रीडिया में नेफ्रोस्टोम नहीं पाया जाता है, तो फेरेंजियल जो नेफ्रीडिया होते हैं, कौन से, फेरेंजियल जो नेफ्रीडिया होते हैं उनमें प्रायः नेफ्रोस्टोम अनुपस्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, सेप्टल नेफ्रीडिया के समान है, मगर इनमें हमने बताया क्या एब्सेंट होता है, तो वो हमने आपको जानकारी दे दी है। फिर आता है इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया। इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया क्या होता है, यहाँ लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, नंबर एंड पोजीशन, पूरा लिखेंगे, नंबर एंड पोजीशन, स्थिति और संख्या। अबाउट इनकी जो संख्या होती है 200 से लेकर 250 होती है। कितनी होती है, 200 से लेकर 250 होती है प्रत्येक सेगमेंट में। एक सेगमेंट में इनकी संख्या 200 से लेकर 250 होती है। और कहाँ पाए जाते हैं, दूसरे से लेकर लास्ट तक, दूसरे खंड से लेकर लास्ट तक ये देखने को मिलते हैं। इन क्लाइटेलर रीजन, ध्यान रखिएगा, जो इनका क्लाइटेलर रीजन होता है 14वें, 15वें, 16वें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा, अभी भी क्वेश्चन बना था, पूछ सकता है क्लाइटेलर रीजन किस खंड को बोलते हैं, तो 14वें, 15वें, 16वें खंड को क्लाइटेलर रीजन। दे बिकम 10 टाइम्स, मतलब 200 है तो 200 का 10 टाइम कितना होगा, 2000 से लेकर 2500 तक की संख्या में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं,
ये 2000 से लेकर 2500 की संख्या में क्लाइटेलर रीजन में पाए जाते हैं। हो सकता है क्लाइटेलम किस रीजन में पाया जाता है, 14वें, 15वें, 16वें खंड में। हम जिनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझ लो ये क्वेश्चन एग्जाम में जाएंगे तो देखने को मिलेंगे। इस कारण इनकी जब इतनी संख्या होती तो इन्हें बोलते हैं फार्मिंग फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। क्या बोलते हैं, फार्मिंग फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। तो क्लाइटेलर रीजन में चूंकि जिनकी संख्या ज्यादा होती है तो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। लुक्स वेंट वी शेप्ड सिमिलर टू सेप्टल विदाउट नेफ्रोस्टोम। ये कैसे दिखाई देते हैं, तो ये हमें वी के आकार के दिखाई देते हैं। कौन से वाले नेफ्रीडिया, तो हम बात कर रहे थे किसकी, इन वालों की, इंटुगमेंटी नेफ्रीडिया की। तो इंटुगमेंटी नेफ्रीडिया में कैसे दिखाई देते हैं, वी शेप्ड। और ये कैसे होते हैं, बिल्कुल सेप्टल, ये वी शेप्ड होते हैं, ऐसे लिख देते हैं, वी शेप्ड होते हैं। और किसके समान होते हैं, सेप्टल, ये सेप्टल होते हैं, मगर इनमें भी नेफ्रोस्टोम नहीं पाया जाता है। ना तो इनमें नेफ्रोस्टोम पाया जाता है, ना तो फेरेंजियल में पाया जाता है, मगर सेप्टल में नेफ्रोस्टोम देखने को मिलता है। अब आता है एक्सक्रीटिव मटेरियल की। एक्सक्रीटिव मटेरियल का मतलब होता है उत्सर्जी पदार्थ। ये उत्सर्जी पदार्थ की बात करते हैं, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो यूरिया इसमें 40% होती है, कितनी होती है, 40% होती है। अमोनिया 20% होती है, और अमीनो एसिड 40% होती है। ये इनका उत्सर्जी या बाहर से निकाले गए पदार्थ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है, ये कैसा होता है, तो यूरियोटेलिक होता है। कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटिलिक, यूरिया का श्रावण करता है, कसका करता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो केचुआ होता है वो कैसा होता है, तो यूरियोटिलिक होता है। स्टार लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की। तो नर्वस सिस्टम इसमें कैसा देखने को मिलता है, तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस। सीएनएस का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसा होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इनमें ब्रेन पाया जाता है, जिसको नर्व रिंग के रूप में होता है। दूसरा नर्व कार्ड, जो डबल एंड फाउंड इन वेंट्रल साइड। ये जो इनमें नर्व कार्ड देख रही है, ब्रेन पाया जा रहा है जो कि नर्व रिंग के रूप में पाया जा रहा है। नर्व कार्ड पाई जाती है जो कि डबल होती है, और क्या होता है, वेंट्रल साइड पे पाई जाती है। अच्छा, अब आते हैं जो ब्रेन या नर्व रिंग होती है, मेड ऑफ द 3 गैंग्लिया। 3 प्रकार की गैंग्लिया पाई जाती हैं, जो कौन सी कहलाती है, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, पेरीफेरेंजियल गैंग्लिया और सब पेरीफेरेंजियल गैंग्लिया। तो 3 प्रकार की इसमें हमें गैंग्लिया दिखाई देती है। गैंग्लिया का मतलब समझ रहे हैं, गैंग्लिया का मतलब है नर्व्स का एक समूह। जो नर्व सेल्स होती हैं उनके समूह को हम गैंग्लिया बोलते हैं, और ये रिंग के रूप में होती है। और इसमें से मान लेते हैं ये रिंग है, तो ये जो निकली हुई हैं उनके आधार पर सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, पेरीफेरेंजियल गैंग्लिया और सब पेरीफेरेंजियल गैंग्लिया, ये 3 प्रकार की हमें गैंग्लिया दिखाई देती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्व रिंग या इनके ब्रेन में कितनी गैंग्लिया दिखाई देती हैं, तो 3 प्रकार की। कितनी, 3 टाइप, बस इतना ही पूछेंगे। और अगर पूछ दे तो नाम आप समझ, सुप्राफेरेंजियल और पेरीफेरेंजियल और सबफेरेंजियल। फिर हम आपको बता दें, बहुत बड़ा चैप्टर है इसीलिए इसको शॉर्ट में किया गया है। अब इसकी जो गैंग्लिया थी, तो पहली वाली गैंग्लिया क्या थी, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। 8 से 10 प्रोस्टोमियल नर्व पाई जाती हैं। कितनी संख्या में पाई जाती है, 8 से 10 प्रोस्टोमियल नर्व पाई जाती हैं। कम्स आउट फ्रॉम द सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती हैं सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से बाहर निकलती हैं। अब आता है एएनएस। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनिशियल क्या होता है, इंटेस्टाइनल नर्व प्लेक्सस। इंटेस्टाइनल नर्व प्लेक्सस का मतलब होता है कि जो आंत का नर्व प्लेक्सस होता है प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल वॉल। ये कहाँ देखने को मिलती है, इंटेस्टाइनल वॉल, कंट्रोलिंग इट्स मूवमेंट, और ये उसके मूवमेंट को, आंत के मूवमेंट्स को नियंत्रित करती है। अगर इनके रिसेप्टर की बात करें कि इनमें कौन कौन से रिसेप्टर या संवेदांग पाए जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं संवेदांग।
कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एपिडर्मल रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी इसके एपिडर्मिस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये संवेदांग पाए जाते हैं। दूसरा बक्कल रिसेप्टर पाए जाते हैं। तीसरा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। अगर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या इनके जन्म की बात करें, रिप्रोडक्शन की, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक में ही पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोशियस होते हैं। ये प्रोटेंडर्स होते हैं। प्रोटेंडर्स का मतलब स्पर्म जो होते हैं पहले मैच्योर हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले परिपक्व हो जाते हैं, और जो ओवा होते हैं वो बाद में। तो इसलिए इनमें प्रायः क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म जब पहले मैच्योर हो जाएंगे तो स्पर्म तो फर्टिलाइज करने की तैयारी में है, मगर ओवा जब मैच्योर नहीं होंगे तो इनके ओवा आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, इसलिए ये क्रॉस करता है। होता द्विलिंगी है मगर क्रॉस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब बताने जा रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, नर जननांग की बात करें, तो इसमें टेस्टिस जो सेक्स होता है 10वें और 11वें खंड में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बना है कि टेस्टिस सेक्स किस में होता है? 10वें और 11वें में। टेस्टिस सेक्स के अंदर क्या पाया जाता है? टेस्टिस तो सिंपल सी बात है, ये भी 10वें और 11वें सेगमेंट में, ये सेगमेंट लिखा है पूरा आप कर लीजिएगा, 10वें और 11वें खंड में पाया जाता है। सेमिनल वेसल्स पाई जाती है, वाज डिफरेंस पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, और जिनाइटल पैपली पाई जाती है। जिनाइटल पैपली 17वें और 19वें खंड में देखने को मिलती है, और कभी कभी क्या होता है 17वें और 19वें के बीच में अर्थात 18वें सेगमेंट में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ खंड पूछते हैं किस खंड में कौन सा पाया जाता है, तो ओवरी 13वें खंड में पाई जाती है, और जो ओविडक्ट होता है वो 14वें खंड में देखने को मिलता है, और उसके बाद स्पर्मोथीका देखने को मिलता है। अब आता है स्पर्मोथीका की बात। स्पर्मोथीका क्या होता है? तो स्पर्मोथीकी वन पेयर होता है। स्पर्मोथीका कितना होता है? एक जोड़ी होता है इन ईच सेगमेंट। मतलब स्पर्मोथीका एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी प्रत्येक खंड में पाया जाता है। किस किस खंड में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दीजिएगा, 5 बार क्वेश्चन बन चुका है। क्या क्या पूछा हुआ? पूछ सकता है स्पर्मोथीका किस खंड में पाया जाता है, तो 5वें छठे, छठवें सातवें, सातवें आठवें, आठवें नौवें, मतलब ट्रांजिशन है। 5 से 6वें खंड के मध्य में, 6 से 7 खंड के मध्य में, 7 से 8 और 8 से 9। और अगर ये कंडीशन ना दी हो तो आपसे फिर इनके इनके मध्य में क्या आएगा? 6, इनके इनके मध्य में क्या आएगा? 7, इनके इनके मध्य में क्या आएगा? 8, 8, 9। तो 6, 7, 8, 9 खंड में वेरी वेरी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्पर्मोथीका किस खंड में पाया जाता है, तो 6वें, 7वें, 8वें, 9वें। अगर ऐसे नहीं दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, 5वें छठे, छठे सातवें, सातवें आठवें, आठवें नौवें, इन खंडों में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछता है स्पर्मोथीका किस खंड में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपको हमने जानकारी दे दी। इनमें जो कपलेशन फर्टिलाइजेशन होता है तो कोकून फॉर्मेशन होता है। इनमें किसका निर्माण होता है? तो इसमें प्रायः कोकून का निर्माण होता है। गर्डिल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कोकून होता है गर्डिल शेप्ड होता है, सीक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं कि जो कोकून का फॉर्मेशन होता है किससे होता है? ग्लैंडुलर सेल या एल्बुमिन सेल से होता है। और किस कहाँ ये एल्बुमिन सेल पाए जाते हैं? क्लाइटेलम भाग से। तो पूछ सकता है क्लाइटेलम का कारण क्या है, तो आप बताएंगे कोकून का फॉर्मेशन करना। क्या करना? कोकून का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एक्सटर्नल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन केचुए में होता है एक्सटर्नल, टेक प्लेस इनसाइड द कोकून, आउटसाइड द बॉडी। चूंकि ये कोकून क्या होता है? क्लाइटेलम भाग जो होता है ये इस तरह से क्लाइटेलम भाग होता है, यहाँ बनता है, तो इसी क्लाइटेलम भाग में फर्टिलाइजेशन भी होता है और बॉडी से बाहर होता है, इसीलिए लिखा गया है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है शरीर के बाहर और कोकून के अंदर होता है। ध्यान रखिए, कोकून के अंदर और शरीर के बाहर। ये दिखा दिया हमने। रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन ईच अदर, स्पर्म और ओवा के बीच में होता है। और ये जैसे मान लेते हैं कोकून है, इसमें स्पर्म और ओवा इसी में छोड़ दिए जाते हैं, और जब स्पर्म ओवा इसी में छोड़ते तो आपस में यही इसी कोकून के अंदर ये मिलते हैं। कितना है भाई? देख लो भाई फटाफट। एक ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बना था, सिंगुलम प्राया क्लाइटेलम को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगुलम प्राया किसे कहते हैं? क्लाइटेलम को। एक्सक्रीटरी क्लोरेगोगन एनालॉगस टू लीवर, ये ध्यान रखिएगा,
ये एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं जो क्वेश्चन बने हैं, जिसमें जो क्लोरोगॉगन संरचना होती है वो पूछ सकता है किसके एनालॉगस होती है, तो लीवर के एनालॉगस होती है क्लोरोगॉगन संरचना। ये जो हाशिए के ऊपर लिखा है ये क्वेश्चन बने हैं मगर यहाँ छूटे थे, इनको इसलिए यहाँ टैग करके लिखा गया है। सिंगुलम जो होता है वो क्लाइटेलम को कहते हैं, और जो क्लोरेगॉगन होता है वो एक्सक्रीटरी जो पार्ट्स होता है क्लोरेगॉगन वो लीवर के समकक्ष होता है। और ये कैसा होता है, एक्सक्रीटरी पार्ट है। क्या है, एक्सक्रीटरी। अगर इसके डेवलपमेंट की, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्या करेंगे कि मैनी फर्टिलाइज एग डेवलप्ड ऑफ वन एग प्रोसीड्स, मतलब बहुत सारे एग होते हैं मगर उनमें एक एग सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। अदर एग आर यूज्ड इन नरिशमेंट, जो बहुत सारे एग होते हैं फर्टिलाइज एग जो हुए उनमें से एक केवल वृद्धि करता है, बकाया सब मर जाते हैं और इसके पोषण में मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनमें जायगोट बना, मतलब फर्टिलाइजेशन की बात करें ना, जायगोट, जायगोट में क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक स्पाइरल डिटर्मिनेटिव होता है। उसके बाद ब्लास्टुला बना, गैस्टुला बना, 3 जर्म लेयर बनी, एम्ब्रियो बना और एडल्ट बना। कुछ स्पेशल फैक्ट डाटा देख लीजिए। क्लोरेगॉगन जो होती है वो एक एक्सक्रीटरी या उत्सर्जी अंग है या उत्सर्जी संरचना है जो लीवर के समकक्ष मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कई बार बना, इसीलिए स्पेशल लिख के इसको लिखा गया है। एक ये बनता है कोकून फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो क्लाइटेलम भाग में होता है। ये भी चूंकि फैक्ट डाटा है और ये बना है इसलिए इसको स्पेशल के अंतर्गत रखा गया है। ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं, ये भी बना है। ग्राइंडिंग मशीन किसे बोलते हैं, तो गिजार्ड को ग्राइंडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं कहीं हार्ट दिया है कि हार्ट जो होते हैं 4 पेयर उपस्थित रहते हैं, कहीं कहीं दिया है हार्ट 4 पेयर होते हैं, कहीं कहीं 5 पेयर। तो आप ये बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो केचुआ होता है खत्म होता है। कल नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे, हमें आप कमेंट्स करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा।